नमस्ते सभी को। मैं विक्रम, आपसे पुनः मिलना हो रहा है। आज कुछ नया और कुछ डिफरेंट करना था, और डिमांड भी तो कुछ नए और डिफरेंट की थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारी टीम ने सोचा कि यूजीसी नेट का पेपर यूट्यूब पे अभी रिसेंटली हुआ है, जो कि 3 जनवरी 2025 को यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कराते हैं। और अप्रोच क्या होना चाहिए पेपर को सॉल्व करने का, और सारी चीजें। अच्छा, ये तो किताब में मिल जाएगा हमको, लेकिन हम यूट्यूब पे इसको सॉल्व क्यों कर रहे हैं और पढ़ने की समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो उसके पीछे एक रेशनल ये है कि तरीका, अप्रोच, कि क्वेश्चन पेपर मान लीजिए फिर से आता है, तो उस क्वेश्चन पेपर को हम कैसे सॉल्व करें। तो इसमें हम दो तरीकों को अपनाएंगे, एक तो एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन और एक तो रेशनल एक्सपेक्टेशन। ये अप्रोच से हम लोग पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं कि पास्ट में हम जितने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए हैं, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लिया है, तो उन क्वेश्चन पेपर के बाद आइडिया और अप्रोच हम क्या कर पा रहे हैं। और रीजनल एक्सपेक्टेशन ये कि अब सॉल्व कर लिया तो इन फ्यूचर जो आने वाले एग्जाम है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो सकता है, यूजीसी नेट का एग्जाम हो सकता है, और यूजीसी नेट के एग्जाम को, ये मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है, बहुत आइडियल पेपर मैं मानता हूं कि आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू लेवल की, जो कि क्लोज एंडेड एग्जाम होता है, ओपन एंडेड एग्जाम नहीं होता है, ये क्लोज एंडेड एग्जाम होता है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए रहते हैं और आपको उन चारों में से पिक करने रहते हैं। आपके पास पांचवा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये क्लोज एंडेड एग्जाम होता है। तो इस क्लोज एंडेड एग्जाम को हम लोगों का अप्रोच कैसे होना चाहिए, और अप्रोच सिर्फ और एक ही मात्र होता है अप्रोच, और अप्रोच होता है रेशनल एक्सपेक्टेशन और एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन। तो थोड़ा नए ढंग से, नए तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की और कोशिश करेंगे समझने की। हाँ, एक चीज स्टार्टिंग में ही बता दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम लोग सॉल्व करें, एनालाइज करें, हमारी टीम ने एनालाइज किया, तो कुछ क्वेश्चंस को गलत माना गया था, या फिर वो क्वेश्चन गलत थे। और एक दो क्वेश्चंस जो हमारी टीम को लगा गलत था, बट यूजीसी ने सही माना उसको कि नहीं माना, गलत माना उसको कि नहीं माना, वो अलग बात है। क्योंकि फाइनल आंसर की यूजीसी ने दिया नहीं, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं वो क्वेश्चन गलत था कि सही था। वो एक प्रोविजनल आंसर की है और उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। तो एक दो क्वेश्चंस तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसमें मुझे बहुत डाउटफुल था मैं, और काफी स्टूडेंट्स और भी रहे होंगे, पर फिलहाल वो डिफरेंट व्यू है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मजा आने वाले आज की क्लास में। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 51 है। 1 to 50 हम लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं, अच्छा ये सीरीज चलने वाली है 2-3 क्लास में, इसके बाद 1-2 क्लासेस और होंगी, और 100 क्वेश्चंस, जो क्योंकि यूजीसी नेट के पेपर में लगभग 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो कि पेपर 1 जो होता है कॉमन पेपर होता है, सब लोगों के लिए होता है, वो 50 मार्क्स के होते हैं, और पेपर 2 ऑप्शनल पेपर होता है, जो कि आपका जो विषय है वो आएगा, वो 100 क्वेश्चन उससे रहते हैं। तो इकोनॉमिक्स से 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 51 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन नंबर 51 to 150। और आज जहां तक हो सकेगा, जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे हम लोग सॉल्व करने की, समझने की कोशिश करेंगे। टाइम इसलिए लगेगा, आप लोग सोच रहे होंगे 51 to 50 100 क्वेश्चंस, तो 100 क्वेश्चंस तो एक ही दिन में हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे खुद पढ़ने के लिए, खुद समझने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए खड़े हैं, नाम ही मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ हूं। वी आर जस्ट स्टैंडिंग हुआ हियर टू डिस्कस विथ यू यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर दैट हेल्ड ऑन 3 जनवरी 2025। सो लेट्स बिगिन टूडेज क्लास। क्वेश्चन 51 हमारे सामने है। क्वेश्चन 51 क्या है? गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें से हमें चुनाव करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए है जीडीपी इज डिवाइड ऑफ ऑल टाइप ऑफ डबल काउंटिंग, बिल्कुल सही है ये। डोनेशंस आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, अल्म्स आर इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम। अब इसमें से
जो इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट, ये भी सही है। फॉरेन वर्कर्स इनकम इज इंक्लूडेड इन जीएनपी बट नॉट इन जीडीपी, ये भी सही है, क्योंकि जब नेशनल प्रोडक्ट या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम देखते हैं तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमारे टेरिटरी के अंदर जितने भी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है हम उसको देखते हैं। तो जीडीपी में फॉरेन वर्कर्स इनकम इंक्लूडेड इन जीडीपी जीएनपी, यस दिस इज राइट, बट नॉट इन जीडीपी, ये भी सही है। पूरा स्टेटमेंट सही का सही है। लेकिन बात आती है डोनेशन और अल्म्स की, तो अल्म्स आर इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। और डोनेशंस आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये सही है, क्योंकि चाहे डोनेशन हो चाहे अल्म्स हो, ये एक तरीके का क्या होता है, ये दोनों क्या है, ट्रांसफर पेमेंट्स हैं दोनों। ऑप्शन बी ऑप्शन सी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट्स किस केस में काउंट करते हैं, किस केस में नहीं काउंट करते हैं? तो ट्रांसफर पेमेंट्स पर्सनल इनकम में काउंट करते हैं, नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। इस केस में काउंट नहीं करते, इस केस में काउंट करते हैं। तो यहां पे पूछा गया है डोनेशंस आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, अल्म्स आर इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम। अल्म्स एक तरीके का दान होता है, तो ए डी ई, ए सी डी ई, ए सी डी ई, ए सी डी ई, तो इसका ऑप्शन सही होगा ए सी डी ई। फिर क्वेश्चन 52 है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। नेशनल सोशल असिस्टेंस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। स्वच्छ भारत मिशन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूछा है नॉट अ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? स्टैट्स के जितने क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसीलिए हम छोड़ दे रहे हैं। स्टैट्स इकोनोमेट्रिक्स जितने भी हैं वो एक सीरीज हम लोग चलाएंगे, उस क्लास में करेंगे। 54 है, चूज द फीचर्स ऑफ विच डज नॉट फिट विद द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के साथ कौन सा ऐसा फीचर है जो कि फिट नहीं बैठता है? तो फर्म्स हैड लिटिल कंट्रोल ओवर प्राइसेस, यस। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, ये नहीं होता है, ये परफेक्ट कंपटीशन का assumption है। प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड, यस। फैक्टर प्राइस एंड टेक्नोलॉजी आर गिवन, बोथ आर गिवन, ये भी एकदम सत्य है। तो ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। लेविस रेनिस फी मॉडल, जो कि माइग्रेशन का मॉडल है और एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन का मॉडल है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा। तो लैंड रिफॉर्म्स नहीं सही होगा। ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करता है ये, प्लानिंग की बात नहीं करता है ये, कैपिटल एकुमुलेशन की बात करता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करता है, प्लानिंग की बात नहीं करता है ये। तो BDE, BDE फोर्थ वन ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, लेविस रेनिस फी मॉडल। क्वेश्चन को सॉल्व कराने के पीछे तथ्य यही है कि जो किताब आपको नहीं दे पाएगा वो हम आपको प्रोवाइड कर ले। अब यहां फिर आपके पास क्वेश्चन है कि कौन सा मॉडर्न ट्रेड थ्योरी नहीं है। इसमें से कौन सा मॉडर्न ट्रेड थ्योरी नहीं है? ह्यूमन स्किल थ्योरी ऑप्शन ए है, मॉडर्न ट्रेड थ्योरी है। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी मॉडर्न ट्रेड थ्योरी नहीं है। प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी मॉडर्न ट्रेड थ्योरी है। ऑफर कर्व हैबर्लर की जो कि थ्योरी है
वो मॉडर्न ट्रेड थ्योरी नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ट्रेड थ्योरी, जो कि इंटर इंडस्ट्री ट्रेड के बारे में बात करती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेसिस पे ट्रेड की बात करती है, तो मॉडर्न ट्रेड थ्योरी। थ्योरी भी वही प्रिडिक्शन का काम करता है, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि पॉलिसीज जो है इफेक्टिव होंगी कि नहीं होंगी, कब इफेक्टिव होंगी, कैसे इफेक्टिव होंगी। तो रीजनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी इसकी बात करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इफेक्टिव डिमांड प्रॉब्लम। इफेक्टिव डिमांड प्रॉब्लम क्या है? may rise in a competitive market economy under reasonable expectation if there is। कहां कंडीशन क्या हो रही कि किस केस में, इन चारों में से किस केस में इफेक्टिव डिमांड की प्रॉब्लम एराइज होगी, किसके तहत? रेशनल एक्सपेक्टेशन के तहत। तो अनएंटिसिपेटेड सप्लाई शॉक, जो कि फोर्थ ऑप्शन है, वो सही ऑप्शन होगा। जो भी सप्लाई शॉक होगी, जो भी पॉलिसी होगी, रेशनल एक्सपेक्टेशन में पॉलिसी जब इफेक्टिव कब होती है? जब हम उसको अनएंटिसिपेट कर लेंगे। अगर जो भी इंडिविजुअल है, एजेंट्स हैं, वो पॉलिसी को एंटिसिपेट कर लेंगे तो पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाएगी। तो अनएंटिसिपेटेड सप्लाई शॉक के केस कंडीशन में ऐसा होगा। फिर पूछ रहा है कि इन पांचों ऑप्शन में से ए बी सी डी ई, इन पांचों ऑप्शन में हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। मतलब, और क्रोनोलॉजी कैसे रहेगा? ओल्डेस्ट अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, सबसे पुराने से सबसे नए क्रम में सजाना है इसको। क्रोनोलॉजी के केस में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेट का फेवरेट सवाल है क्रोनोलॉजी। तो पहले मर्केंटिलिज्म आए थे, फिर प्राइस स्पेसिफिक फ्लो मैकेनिज्म आया था, फिर एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज आया था, फिर कंपैरेटिव एडवांटेज आया, फिर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड आया। तो सी ए सी बी डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। एक ऑर्डर में, क्रोनोलॉजी में हो गया ये। फिर क्वेश्चन 59 आता है। क्वेश्चन 59 थोड़ा नया क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें अलग से दी हुई हैं और नई क्वेश्चन है। वाई नेशंस फेल, गन रिस्क, पॉवर्टी एंड फेमिन, थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, ये सारे स्टडी हैं इकोनॉमिस्ट्स के। प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज बाय मींस ऑफ कमोडिटीज। अब इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट या फिर अर्लीस्ट टू न्यूएस्ट। तो इसमें हमें ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कौन सी थ्योरी आई है। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स सबसे पहले आई है। कब आई है? 1759 में। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स कब आया? 1759 में आया। फिर गन राइसेस आया। गन रेस थ्योरी कब आया? 1857 में आया। फिर ऑप्शन ई, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज बाय मींस ऑफ कमोडिटीज, ये स्टेफा का वर्क था, 1960 में आया। वाई नेशंस फेल एकदम लास्ट में आया था, 2012-13 में आया था, आई थिंक 2012 में आया था, नॉट वेरी श्योर बट 99% आई बिलीव 2012 में आया था वाई नेशंस फेल। फिर पॉवर्टी एंड फेमिन, जो कि अमर्त्य सेन का वर्क है, ये कब आया था? ये आप लोगों को शायद पता हो, क्योंकि अमर्त्य सेन इंडियन थे। पॉवर्टी एंड फेमिन्स ये 1981 में आया, 1981 में। तो ई डी
1759 थ्योरी और मोरल सेंटिमेंट्स, DBE A, DBE CA, ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन स्किप करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये सब बोनस क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि ये लगभग लगभग 90% स्टूडेंट्स को पता रहता है। सबसे पहले कौन आया था? फिशर आए थे, फिर कैम्ब्रिज आए थे। फिशर का इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज था, और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इरविंग फिशर। कैम्ब्रिज का कैश बैलेंस अप्रोच, फिर बॉमल, फिर टॉबिन। तो फिशर CABD, CABD। टॉबिन का क्यों थ्योरी आया था, जो कि डिमांड ऑफ मनी भी था, और टॉबिन का डिमांड ऑफ मनी है, और बॉमल टॉबिन का भी डिमांड ऑफ मनी थ्योरी था। तो इसका ऑप्शन CABD हो जाएगा। अब मैच पूछ रहा है, ये ट्रेड का क्वेश्चन है। सेक्युलर डिटेरियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये प्रेविस सिंगर हो जाएगा। डी का 4 हो जाएगा, अभी भी 2 में डी का 4 है। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड और सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, जैसे कि जैकब वाइनर ने दिया है। डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, वो भी जैकब वाइनर ने दिया है। तो बी का 1, D4B1, D4B1। A3 ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड टॉसिंग ने दिया है, और इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड डोरेंस ने दिया है। तो ये 4 इकोनॉमिस्ट ने 4 थ्योरीज को दिया है। सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, सेक्युलर डिटेरियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो कि प्रेविस सिंगर ने दिया था। ये सेक्युलर डिटेरियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड प्रेविस सिंगर थीसिस जो थी, उसमें कहा जाता है कि हम डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज जब ट्रेड करते हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज के टर्म्स ऑफ ट्रेड को लॉस होता है, और डेवलप कंट्रीज को फायदा होता है। अब इसमें पिगुवियन टैक्स के बारे में पूछ रहा है। पिगू टैक्स एक्सटर्नैलिटीज को कंट्रोल, इन केस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, कैसी एक्सटर्नैलिटीज? निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज के केसेस में दिया जाता है। इट हेल्प्स टू इट एक्ट्स लाइक रेफरेंस टैक्स, नहीं। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द फैक्टर्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन रियल सेक्टर, नहीं। प्रोवाइड सोल्यूशन टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स थ्रू पब्लिक पॉलिसी, सही है। इसे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जो पोल्यूशन एक तरीके का नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए पीगू टैक्स दिया जाए। प्रोवाइड सोल्यूशन इन ऑर्डर टू इंटरनलाइज टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इनटू द मार्केट, ये भी सही होगा। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन ए बी होना चाहिए। अब ये एकदम नया क्वेश्चन था, आज तक हमने सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, ये क्वेश्चन हमें नहीं मिला था। दिस इज एक्सट्रीमली डिफरेंट एंड न्यू क्वेश्चंस। और ये जो जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, चाहे नीति आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे मॉस्पी की रिपोर्ट हो, चाहे आरबीआई की रिपोर्ट हो, इंडेक्सेस हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मिनिस्ट्रीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑन लॉन्गिट्यूडनल डेटा ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है कौन सा मंत्रालय लॉन्गिट्यूडनल डेटा प्रोवाइड करता है किस सेक्टर के लिए? इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ इंडिया। तो मॉस्पी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी। हमारे यहां एक मंत्रालय है, एक मिनिस्ट्री है जो कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, रिस्पॉन्सिबल है। फिर अरेंज द फॉलोइंग डेमोक्रेटिक फेसेस एज पर सीआर ब्लेकर थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। अब इनके हम 5 फेजेस जो हमने पढ़े हैं क्या है? हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, फिर हाई बर्थ, लो डेथ, लो बर्थ, लो डेथ, अब बर्थ रेट इज इक्वल्स टू डेथ रेट, और जो 5वां फेस होता है वो होता है लो मोर्टेलिटी एंड डेथ रेट एक्सीडिंग बर्थ रेट। मतलब यहां पे क्या होता है? डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा हो जाता है। तो 5 थ्योरीज जो होते हैं ब्लैकर्स की, ये बात करता है। और ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है कि हमारी डेमोग्राफी कैसे ट्रांजिशन, कैसे ट्रांजिट करती है। तो हाई बर्थ, हाई डेथ, सी ऑप्शन पहले होगा। फिर लो मोर्टेलिटी एंड डेथ रेट एक्सीडिंग बर्थ रेट लास्ट में आएगा ए। तो सी बी डी ए इसका सही ऑप्शन होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब आपको ऊपर ऊपर से भी कुछ पता होगा तो ये क्वेश्चन कोई भी कर लेगा। यूनिट रूट टेस्ट जो होता है वो किस लिए होता है? स्टेशनैरिटी। स्टेशनैरिटी का मतलब क्या है? मीन और वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, स्टेशनैरिटी रहेगी, उसमें फ्लक्चुएशंस ज्यादा नहीं आ रहे हैं। मोस्टली टाइम सीरीज जब डेटा लेते हैं तो हम स्टेशनैरिटी ही करते हैं। रिसर्च स्कॉलर्स को भी पता रहता है, हमने भी एक पेपर लिखा तो उसमें टाइम सीरीज डेटा पे हमने वर्क किया, तो डेटा को स्टेशनरी बनाना था। तो यूनिट रूट टेस्ट जो होता है डेटा को स्टेशनरी करने के लिए किया जाता है। कंटिजेंसी टेबल जो होता है वो काई स्क्वायर के में आता है। ऑटो कोरिलेशन जो होता है वो डार्विन वॉटसन के केस में आता है। और रिग्रेशन कोफिशिएंट स्टूडेंट्स टी टेस्ट के केस में आता है। तो A3 हो जाएगा और B4 हो जाएगा, A3 B4, C2 हो जाएगा, D1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सही होगा इसका। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन से अर्थशास्त्री हैं जो कि इंडोजीनियस ट्रेड थ्योरी से डेवलपमेंट में काम किए हैं। तो सोलो इसमें नहीं है, ये तो हमें पता है क्योंकि ये नियो क्लासिकल थे। सोलो स्वान नियो क्लासिकल थे। रोमर हैं, बैरो हैं, एरो हैं, मैनक्यू भी नहीं है। तो ए बी सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी। मैनक्यू नहीं है, मैनक्यू वाज न्यू कीन्सियन, ये न्यू कीन्सियन थे और ये नियो क्लासिकल थे। सोलो फिर क्वेश्चन 72 में मैच हमें करना है। सप्लाई साइड की हैबल्डर बात, डेविड रिकार्डो बात करते हैं। डिमांड साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एल्बर्ट मार्शल एंड एजवर्थ बात करते हैं। रियल कॉस्ट
थ्योरी ऑफ, ये बात करते हैं बेस्टेबल एल्फ्रेड मार्शल, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हैबर्लर बात करते हैं। तो C3 D2 A1 and B4 is the right option। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें जो दो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं उसको एक साथ पूछ लिया। मतलब यहां से दो तीन क्वेश्चंस, इसी क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को साथ में पूछ लिया। किस लिए पूछा है? सिर्फ प्रोडक्शन इफिशियंसी को मेंटेन करने के लिए पूछा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये हुआ नॉन लीनियर आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट लाइन। ये आइसोकॉस्ट लाइन हो गई, ये आइसोक्वांट लाइन हो गई। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? जहां पे टेंजेंट हो रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, टेंजेंट हो रहे हैं, टच करके निकल जा रही है आइसोक्वांट। ये आइसोक्वांट है IQ, और AB लाइन इज आइसोकॉस्ट लाइन। तो यहां पे हो क्या रहा है? ये पॉइंट जो है, पॉइंट कुछ भी पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट स्मॉल ई मान लीजिए, स्मॉल ई पे हो क्या रहा है? ये पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंसी है, जहां पे फर्म कैन प्रोड्यूस अ डिराइव्ड आउटपुट एट अ मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। हमारा जो कॉस्ट है, लागत जो है, वो कम से कम है इस पॉइंट पे, और इसीलिए प्रोडक्शन इफिशियंसी को ये बता रहा है, इफिशियंसी, प्रोडक्शन इफिशियंसी को ये बता रहा है। अगेन मूविंग टू 74 क्वेश्चन। नॉट 74, 75 क्वेश्चन। क्वेश्चन को जो बीच में स्किप कर दे रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में हमें डिस्कस करना है, और उनको डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट तरीके को क्वेश्चंस हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंट टाइम्स लगेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट भी क्लास का करना, बहुत लंबी क्लास हो जाती है, तो स्टूडेंट्स जो सहपाठी होते हैं या फिर स्टूडेंट्स होते हैं वो बोर होने लगते हैं। तो इसीलिए क्लास को छोटा करने के लिए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर रहे हैं। फिर अरेंज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ओल्डेस्ट से नए में इसको देखना है। तो सबसे पहले इफेक्टिव डिमांड की, जो इफेक्टिव डिमांड प्रॉब्लम कैल्की का था वो आया था, आई थिंक 1936 के टाइम पे आया था। उसके बाद रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस आता है, EBADC। फिर उसके बाद एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन की हाइपोथेसिस आती है, जो कि लगभग 56 के टाइम पे आती है। रेशनल एक्सपेक्टेशन जो कि 61 के आसपास में आता है, और ये आई थिंक 36 37 के टाइम पे आता है। इफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी एकदम लास्ट में आता है, 60 के बाद ही आता है इफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी, जो कि स्टिग्लिस ने दिया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा EBADC। अब बिग पुश थ्योरी की बात कर रहा है, जो कि रोजेनस्टीन रोडान ने दिया था इस थ्योरी को, बिग पुश थ्योरी ऑफ बिग पुश। तो इसमें कह रहा है तब बिग पुश के प्रोसेस में, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो क्या सही होगा? ऑप्शन किस पे डिपेंड करता है, या फिर कौन सा ऐसा चीज है जो कि डिटरमाइन करता है? तो कंप्रेहेंसिव प्लानिंग बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन है इसके लिए। कंप्रेहेंसिव प्लानिंग, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बिग पुश कौन करेगा? प्राइवेट तो कर नहीं सकता है, इसमें लार्ज स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, लार्ज लमसम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो कंप्रेहेंसिव प्लानिंग से ही हो सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा ही हो सकता है। कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा, कंप्रेहेंसिव प्लानिंग से होगा।
तो कंप्रेहेंसिव प्लानिंग ही ऑप्शन सही होगा इसका, बिग पुश का। फिर अब कीन्सियन सिस्टम में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि लिंक कर दिया बॉन्ड मार्केट से, कीन्स के सिस्टम को बॉन्ड मार्केट से लिंक कर दिया। इन कीन्सियन सिस्टम एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ये कह रहा है कि कीन्सियन सिस्टम में अगर मनी सप्लाई को बढ़ा दिया गया तो क्या होगा, ये मनी सप्लाई को ये बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो मनी सप्लाई को बढ़ा दिए तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, लोगों के पास पैसा आ गया, डिमांड बढ़ेगा। और होगा क्या, बॉन्ड की भी डिमांड बढ़ने लगेगी। बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड की डिमांड फॉर बॉन्ड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इनवर्सली रिलेटेड। रिडक्शन इन बॉन्ड डिमांड नहीं होगा, इंक्रीज इन रियल वेजेस देयर बाय इंक्रीजिंग ट्रांजैक्शन डिमांड नहीं होगा, इंक्रीजिंग कंजम्पशन वायर रियल बैलेंस इफेक्ट ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं कि हमें ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी लग रहा है, फिर डी लग रहा है, फिर ए लग रहा है। वी आर जस्ट स्टैंडिंग ओवर हियर टू डिस्कस विथ यू, नॉट टीच यू। हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 81 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न्यू कीन्सियन assume rational expectation and market imperfection and highlight the role of aggregate demand is। Monetarist assume rational expectation नहीं, ये adaptive expectation की बात करते हैं। न्यू क्लासिकल assume rational expectation and competitive सही है। Classical assumes a competitive and frictionless economy and highlights policy ineffectiveness। पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस की बात करते हैं। कीन्सियन एज्यूम वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, रिजिडिटी की बात करते हैं कीन्सियन। क्लासिकल जो थे वो वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं कि वेजेस और प्राइसेस जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं और एडजस्ट हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम में ऑटोमेटिकली इकोनॉमी आ जाएगी। बट कीन्स कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता, वेजेस और प्राइसेस रिजिड होते हैं। हम वेज अगर कट करेंगे तो वर्कर छोड़ के काम जाने लगेंगे। तो ए सी डी हमारे हिसाब से सही होगा। फिर अगेन डमी वेरिएबल से क्वेश्चंस आता है। इफ अ वेरिएबल हैज m कैटेगरीज, अगर उसमें m कैटेगरीज, m नंबर ऑफ कैटेगरीज है, वी कैन रन द रिग्रेशन यूजिंग, तब भी हम रिग्रेशन को रन कर सकते हैं, रिग्रेशन काम कर सकते हैं रिग्रेशन पे। रिग्रेशन किस लिए कहा जाता है, सिंपली कॉज एंड इफेक्ट देखने के लिए। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो m-1 डमी वेरिएबल एंड एन इंटरसेप्ट टर्म, हम इस केस में रिग्रेशन को तब भी रन कर सकते हैं। अगेन सैंपलिंग से क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटम दिख गया, ये देखिए कीवर्ड्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। स्ट्रेटम दिख गया तो क्या हुआ, सिस्टम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। D2 A4, क्योंकि इक्वली लाइकली, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन फॉर ईच आइटम इन ऑल ट्रायल्स। सिंपल रैंडम सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में कोटा हम फिक्स कर देते हैं, उस बेसिस पे हम सैंपलिंग करते हैं, कोटा सैंपलिंग। तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग 3 हो जाएगा। रैंडम सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट यूनिट एंड सिस्टमैटिक, देखिए सिस्टमैटिक कीवर्ड्स कुछ आइडेंटिफाई करने होते हैं हमें।
और कोटा सैंपलिंग फिर आ जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जो होता है कोटा सैंपलिंग होता है। तो C1, तो A4B3C1D2 इज द राइट ऑप्शन। अब कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के केस में जो सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन होता है, इसे किसने दिया है? एरोचिनरी मिन्हास नॉमस इकोनॉमिस्ट ने इसको दिया है। एरोचिनरी मिन्हास ये कहता है द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर्स को हम किस फॉर्मूले से देख सकते हैं? 1/1 - रो। पी भी लिखते हैं, रो भी लिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए रिग्रेशन इकोनोमेट्रिक्स स्टैट से क्वेश्चंस आए थे इस बार, लेकिन बहुत ही लेंदी क्वेश्चन या फिर बहुत ही टफ टफ क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन नहीं आते। एडवांस इकोनोमेट्रिक्स, बेसिक इकोनोमेट्रिक्स पे आए थे। अब इसमें पूछ रहा है कि एक्सप्लेन्ड वेरिएशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा? मान लीजिए एक्स वाई में आर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसको स्मॉल आर से हम डिनोट करते हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.8 है। तो एक्सप्लेन कैसे करेगा? आर स्क्वायर हम कर देंगे, 64 आ जाएगा। तो 64% ऑफ वेरिएशन इन वाई इज एक्सप्लेन बाई एक्स। 64% वाई में जो भी वेरिएशन हो रहा है, वाई कुछ भी हो सकता है, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कुछ भी हो सकता है वाई, उसको एक्स एक्सप्लेन कर ले रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ द टू वेरिएबल रिग्रेशन, द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हो जाएगा यहां पे। फिर लाइफ टेबल से, अगेन लाइफ टेबल से क्वेश्चन। लाइफ टेबल में 8 कॉलम्स होते हैं, बिल्कुल सही है। इट टेल्स एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, बिल्कुल सही। एज स्पेसिफिक बर्थ रेट कैन नॉट बी, कैन बी डिराइव्ड, कैन नॉट बी डिराइव्ड होगा। एज स्पेसिफिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैन बी कैलकुलेटेड, यस। तो ऑप्शन सी इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं सेट बैठ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन नहीं सेट बैठ रहा है इसके साथ, तो थर्ड ऑप्शन इसमें गलत है। एज स्पेसिफिक बर्थ रेट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम लाइफ टेबल। अगेन साइज ऑफ मार्केट, एडम स्मिथ। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, मार्क्स। फ्रीडम ऑफ चॉइस, अमर्त्य सेन। चॉइस की बात करते डेविड रिकार्डो। ये तो सीधा सीधा ये है A1 B2 C3 D4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगेन 88 क्वेश्चन को कल करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बट इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको, इस क्वेश्चन को कल करेंगे। ये गेट से क्वेश्चन उठाया हुआ क्वेश्चन था, गेट के एग्जाम में सेम टू सेम एक ही क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन थे, बस यहां पे वैल्यूज थोड़ा रख दिए थे और ऑप्शंस भी यही थे। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मार्केट फेलियर से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन हमें बताना है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन हमें बताना है कि प्रोडक्शन करते समय पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कैसे होगा, प्रोडक्शन कंजम्पशन करते समय पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कैसे होगा। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन करते समय जो भी वेस्ट को डंप कर रहे हैं रिवर्स में, तो D3 हो जाएगा, C1 हो जाएगा।
A4 हो जाएगा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन, सैनिटेशन ऑफ ए हाउस, और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन, हनी कल्टीवेशन नियर अ फ्लावर गार्डन। तो ये हो जाएगा। अब इसको आपको देखना होगा, पढ़ना होगा आगे चल के कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होता है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या होता है, कंजम्पशन के केस में क्या होता है और प्रोडक्शन के केस में क्या होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, ये सब बोनस क्वेश्चंस होते हैं। हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड का चाहे बेसिस हो, चाहे कंज्यूमर सरप्लस का बेसिस हो, जो कि मार्शल ने ही दिया है, तो इसका बेसिस क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। मेथड यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ ए प्राइस चेंज इन हाउस ड्यू टू अ चेंज इन एनवायरमेंट लाइक, मतलब कोई घर हम मकान हम लेते हैं या फिर छात्रावास ही है अपना, तो छात्रावास में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लॉन है, तो ये सारी चीजों को हम लोग देख के लेते हैं, तो ऐसे मकान देखते हुए हम लोग सारी चीजों को लेते हैं। तो ये जो प्राइसिंग मेथड होता है इसको क्या कहते हैं? हिडोनिक प्राइसिंग मेथड। इन्हीं चीज को हिडोनिक प्राइसिंग मेथड कहते हैं। अगेन इजी क्वेश्चन। कौन सा एक्सचेंज रेट की कैटेगरी में नहीं आता है? मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट नहीं आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं आता है। ये सब किसके टूल्स हैं? ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, बैंकिंग में आते हैं। इंटरेस्ट रेट आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी आता है, तो एक्सपोर्ट भी आ जाएगा, इंपोर्ट भी आ जाएगा। ए डी आई थिंक, अच्छा डज नॉट कम अंडर, तो बीई हो जाएगा इसमें। बीई कौन सा नहीं आता है इसमें पूछ रहा है, डज नॉट। फिर इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर को हमने पहले कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड मॉडल एग्जिबिट्स द फीचर ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग सेब का व्यापार कर रहे हैं, एप्पल का व्यापार कर रहे हैं, तो कई वेराइटीज के एप्पल्स होते हैं, तो हम वेराइटीज के बेसिस पे, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के बेसिस पे हम लोग व्यापार करेंगे। इसे कहते हैं इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, जो कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता ही होता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके, और इसी को हमने हिंट दिया कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स एक अजम्पशन होता है। फिर अगेन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, ये क्या होता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट ह्यूमन पुट्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम इन देयर सराउंडिंग। हमारे आपके जितने हम लोग इकोलॉजी पे प्रेशर बर्डन दे रहे हैं, वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स हो गया। हम आप जितना इकोलॉजी में प्रेशर दे रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टल इक्विटी और वर्टिकल इक्विटी। हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या होता है? पीपल विथ सेम इनकम, सेम टैक्स, डिफरेंट इनकम, डिफरेंट टैक्स, तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विटी और वर्टिकल इक्विटी। तो वर्टिकल इक्विटी का पूछ रहा है पीपल विद डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड बी टैक्स डिफरेंटली, ये वर्टिकल इक्विटी हो जाएगा।
अब आगे के हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं हम उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस हम लोगों ने आज की क्लास में किया। 30 to 35 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो विद इन 2 more क्लास वी विल कंप्लीट अवर 100 क्वेश्चंस। टाइम इसलिए क्वेश्चंस में लग रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। बट क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग आपको जो समझाना चाहते हैं यहां पे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एमसीक्यू जो कि क्लोज इंडेड क्वेश्चन पेपर होता है, क्लोज्ड होता है। 4 ऑप्शन है आपको, 3 आपको आते रहेंगे तब भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, और एग्जैक्टली एक ऑप्शन आता रहे तब भी आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। आंसर आपके सामने रहेगा, तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कर लेंगे, नहीं पढ़ा है तो एलिमिनेशन एक तरीका होता है जिससे हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और तो प्रेजेंस ऑफ माइंड पेपर के टाइम आपका कैसे परफॉर्मेंस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट मैटर्स वेरी मच, बट अप्रोच, ये यूजीसी नेट का पेपर हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, ये कर क्यों रहे हैं, ये पेपर हम लोग सॉल्व क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण को जानने समझने की जरूरत है। हम लोग जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर्स देते हैं, एग्जाम देते हैं, चाहे एमपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे यूपी का हो, सब एग्जाम के बेसिस जो होते हैं वो यूजीसी नेट का पेपर होता है। यूजीसी नेट का एक आइडियल पेपर होता है। तो यूजीसी नेट के पेपर को सॉल्व करना इसलिए भी जरूरी है, और साथ ही साथ हमें जैसा कि पता 21 जून से लेकर के 30 जून तक यूजीसी नेट का पेपर फिर से होने वाला है। तो इस पेपर को कैसे हम सॉल्व करके, किस अप्रोच से, किस बेसिस से, हम रीजनल एक्सपेक्टेशन की मदद से आने वाले जो 21 से 30 तक में, अभी स्पेसिफिक डेट एक नहीं अनाउंस है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक इंटरवल दे दिया गया, इतने से इतने के बीच में आपका इकोनॉमिक्स का पेपर हो सकता है, अन्य विषयों का भी होगा, बट वी आर ओनली स्टैंडिंग ओवर हियर टू डिस्कस इकोनॉमिक्स पेपर। तो उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, उस एग्जाम में हम कैसे बेटर कर सकते हैं, हम लोग इसके लिए यहां पे खड़े हुए हैं, और आपस में डिस्कस करके कैसे हम लोग बेटर कर सकते हैं उस एग्जाम में, कैसे हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। इस क्लास को लेने के पीछे का कारण सिर्फ एक है। कल मैं पढ़ रहा था, क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कर रहा था, एग्जाम तो मैं दिया ही था, इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो YouTube पे हम कुछ क्वेश्चंस में डाउट्स हुआ, तो YouTube में हम लोग सर्च करने लगे, तो पता चला YouTube पे कभी कोई सॉल्व ही नहीं कराया है। 1-2 टीचर हैं सॉल्व कराए, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट लेक्चर सीरीज, वो कंप्लीट नहीं है। एंड वी विल कंप्लीट 100 क्वेश्चंस विद इन 2 more days। 100 क्वेश्चंस टोटल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्लास को लेने का मतलब यही था कि YouTube पे अभी सॉल्व्ड नहीं था ये क्वेश्चन पेपर, तो हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, और विथ एक्सप्लेनेशन, विथ अप्रोच, और आगे हम लोग कैसे प्रिपेयर करें तो बेटर हम लोग कर सके। तो इसके साथ आज की क्लास को विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।